नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रोहित जोशी मामले में बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने 18 मई को पूछताछ के लिए तलब किया है। महेश जोशी के निजी आवास पर नोटिस चस्पा किया गया है। जयपुर आई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, तो मुश्किलें रोहित जोशी की अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 18 मई को पूछताछ के लिए तलब किया गया है रोहित जोशी को। महेश जोशी के निजी आवास पर नोटिस चस्पा किया गया है। तो दिल्ली पुलिस जयपुर आई थी। जयपुर में महेश जोशी के आवास के बाहर यह नोटिस चस्पा किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 18 मई को तलब किया गया है कि 18 मई को पूछताछ के लिए रोहित आइए। तो मुश्किलें रोहित जोशी की लगातार अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। कई सारे गंभीर आरोप जो हैं वो रोहित जोशी पर लगे हैं। और जो मामला दर्ज हुआ है दिल्ली में, एफआईआर जो दर्ज हुई है, अब उसी एफआईआर की जांच तेजी से करती हुई दिल्ली पुलिस नोटिस चस्पा कर जयपुर से गई है। और आपको बता दें कि इसमें पूछताछ के लिए 18 मई को दिल्ली बुलाया गया है रोहित जोशी को। तो जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा और अधिक जानकारी के साथ सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। विष्णु, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो नोटिस चस्पा किया गया है, क्या बातें उसमें लिखी हुई हैं सारी? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं महेश जोशी के निजी आवास पर, जो कि हसनपुरा इलाके में सैन कॉलोनी में पड़ता है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कल रात को जयपुर पहुंची थी। उसके बाद सुबह करीब 4 बजे यहां दिल्ली पुलिस ने उनके निजी आवास पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें लिखा गया है कि आप 18 तारीख को दोपहर 1 बजे तक दिल्ली के सदर थाना में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे और आपके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, इस केस से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड आपके पास में मौजूद हैं, आप उनको भी लेकर के आएँ। यह नोटिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शर्मिला यादव की ओर से दर्ज किया गया है, जो कि दिल्ली पुलिस में सदर थाने की सब इंस्पेक्टर हैं। और उसके बाद अब जो है 18 तारीख को देखने को आएगा कि रोहित जोशी इस पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं। और माना जा रहा है कि यदि पूछताछ के बाद रोहित जोशी की इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो गिरफ्तारी की तलवार रोहित जोशी पे इस वक्त लटकी हुई है। और ये जो घर है, फिलहाल यहाँ पे चूँकि निर्माण कार्य चल रहा है, पिछले 6 महीनों से महेश जोशी अपने सरकारी जो क्वार्टर है, जो उनका बंगला है, वहाँ पर रह रहे हैं। ये बंगले में जो है, इस निजी आवास में काम चल रहा है। ऐसे में 6 महीने से महेश जोशी यहाँ रह नहीं रहे। लेकिन चूंकि निजी आवास है और रोहित जोशी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को मिल नहीं रहा था, ऐसे में वारंट तामील जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही किया गया है। जी ठीक है। शंकर आनंद भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, आवाज मिल रही है आपको? शंकर, आपके पास क्या जानकारी? दिल्ली पुलिस जयपुर आई, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से रोहित जोशी के खिलाफ काफी संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, इस मामले में लगातार उससे रोहित से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रोहित से कोई भी संपर्क नहीं साधा जा रहा था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंची और कल ही रात में पहुंच गई थी। उसके बाद रोहित जोशी के घर पे आज पहुंची पुलिस और वहां पे जानने का प्रयास किया कि रोहित जोशी पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से काफी गंभीर धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज है, तो इस मामले में उससे पूछताछ करनी है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर उनके परिजनों ने कहा कि वो फिलहाल अभी अपने घर में नहीं है। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया और उस नोटिस चिपकाने के साथ साथ 18 मई का वक्त मुकर्रर किया है कि रोहित जोशी आकर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में पहुंच करके तमाम पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि रोहित जोशी खुद एक बड़े राजनेता के बेटा हैं, उनके पिता राजस्थान में एक मंत्री हैं और तमाम कानूनी पहलुओं को समझते हैं, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूछताछ की प्रक्रिया में जल्द से जल्द शामिल होना चाहिए। अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं।
क्योंकि जिस तरह से पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली में अपना बयान दर्ज करवाया था 164 के तहत, उस वक्त में काफी आरोप लगाई थी और उसी आरोप को ध्यान में रखते हुए आगे की पूछताछ की जानी है। जिस तरह से आरोप की बात करें तो एक महिला के साथ में दुष्कर्म करना, उसके अश्लील वीडियो बनाना, ब्लैकमेलिंग करना, जान से मारने की धमकी देना, ये सब जो आरोप हैं काफी संगीन धाराओं के तहत देखा जाता है और इस मामले में अगर कोई भी आरोपी अगर फरार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनबीडब्ल्यू भी उसके खिलाफ जारी हो सकता है। एनबीडब्ल्यू यानी कि गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले काफी समय से पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रोहित जोशी सामने नहीं आ रहे हैं, इसी मामले को ध्यान तमाम मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से रोहित जोशी कब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। हालांकि शंकर, एक और चीज, रोहित जोशी से क्या दिल्ली पुलिस ने पहले भी संपर्क करने की कोशिश की थी? क्योंकि बात यह भी आ रही थी कि संपर्क करने की कोशिश की जा रही है लेकिन रोहित जोशी का फोन जो है वो स्विच्ड ऑफ है, या डायरेक्ट पहुंच गई थी पुलिस? देखिए, रोहित जोशी का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो चुका है। उसके साथ ही संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही उनके परिजनों को भी सूचित किया गया लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और उनके घर से पहले भी नोटिस उनको भेजा जा चुका है, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, लेकिन अभी तक रोहित जोशी से कोई भी संपर्क साधन नहीं जा चुका है। ठीक है, फिर आता हूं आपके पास शंकर। विष्णु, आपके पास जानकारी है रोहित जोशी को लेकर के कि वो कहां हैं, उनके बारे में कुछ पता चल पाया हो? देखिए, रोहित जोशी इस पूरे घटनाक्रम के बाद में 8 मई को जब एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद में कहाँ हैं वो अभी तक क्लियर साफ नहीं हो सका है, ना कोई उसके बारे में बताने को तैयार है। बस उनके जो पिताजी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं महेश जोशी, वही मीडिया के सामने आए। उनका कहना था कि उनका बेटा जो है बेकसूर है और उनका बेटे के संस्कार ऐसे हैं कि वो किसी के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकता। साथ में उनका ये कहना था कि जितना इस घटनाक्रम के बारे में मीडिया को पता है उतनी जानकारी उनको है, तो लिहाजा अभी तक रोहित जोशी के बारे में मालूम नहीं चला है। लेकिन 18 तारीख को रोहित जोशी दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे और नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस घटनाक्रम के बाद पहले एफआईआर जयपुर के मतलब सवाई माधोपुर थाने में आनी थी, सवाई माधोपुर जिले में आनी थी, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस में ही रह गया और दिल्ली पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। कल रात को दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, वारंट तामील कराने के लिए इस पूरे मामले में यहाँ पहुंची थी। पूछताछ के लिए जो है रोहित जोशी को बुलाया गया था, लेकिन जब वे नहीं मिले तो महेश जोशी के जो निजी आवास पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। जी, इसमें विष्णु और अगर कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि अब रोहित जोशी के पास विकल्प क्या हैं? क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से ये भी बता रहे थे कि अब विकल्प ज्यादा है नहीं रोहित जोशी के पास, उन्हें पूछताछ में हिस्सा लेना ही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर हो सकता है अगर वो नहीं जाते हैं पुलिस के सामने तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है, यानी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो कानूनविद है उनका कहना है कि रोहित जोशी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में तय है, क्योंकि उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो दिल्ली पुलिस के सामने वे पूछताछ के लिए पेश हों, जो डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड्स उनके पास इस पूरे मामले से संबंधित हैं वे वहां पर पूछताछ के लिए दौरान लेकर के जाएं, या फिर वे अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जाएं। लेकिन चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है, कई आपराधिक धाराएँ जो इस पूरे मुकदमे में जुड़ी हुई है, धारा 376 इसमें जुड़ी हुई है, धारा 377 इसमें जुड़ी हुई है, 312, 326, 366 IPC की धाराएँ, यानी कई गंभीर आपराधिक धाराएँ जो कि गैर जमानती हैं और कई काफ़ी वर्षों की इसमें सजा भी होने का प्रावधान है। ऐसे में उनको कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसे में अब रोहित के पास उपचार यही है कि वे जो है दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश हों और पूछताछ के बाद ये साफ है कि दिल्ली पुलिस उनको इस पूरे मामले में, इस केस में गिरफ्तार करेगी। जी विष्णु, इसमें रोहित जोशी पे एक दबाव ये भी होगा क्योंकि जो उनके पिता हैं महेश जोशी, उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था कि कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो दबाव भी होगा रोहित जोशी पे कि कानून के हिसाब से ही हर कोई चलेगा, कानून से ऊपर कोई हो नहीं सकता है, तो वो दबाव भी रोहित पे होगा।
देखिए, महेश जोशी ने इस घटनाक्रम के बाद में कहा था कि वे हमेशा से न्याय और सत्य के साथ में रहे हैं। ऐसे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ होगा कानून के सम्मत, जो भी कुछ होगा वो होगा। उनकी ओर से, यानी उनके मंत्री पद के होने का इस पूरे केस में कोई दबाव नहीं होगा किसी भी तरीके का। वो मीडिया को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मीडिया पे कोई दबाव नहीं होगा, पुलिस पे कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन पूरे मामले में जो पीड़िता है, उन्होंने कहा था जब दिल्ली पुलिस के सामने वो पेश हुई थी, उनका कहना था कि राजस्थान में उनको न्याय नहीं मिल सकता। पुलिस इस केस में कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगी। उसे डर है कि उसके और उसके परिवार को किसी भी तरीके की अप्रिय घटना भी उसके साथ में कारिश हो सकती है। साथ ही पीड़िता ने कहा था कि इस घटनाक्रम में चूंकि राजस्थान और जयपुर से काफ़ी सारे कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं, ऐसे में सबूत नष्ट करने के लिए जो आरोपी के जो पक्ष हैं वे उनके साथ में किसी भी तरह की अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। ऐसे में ही पीड़िता ने सीएमओ को, राज्यपाल को एक मेल जारी करके खुद की सुरक्षा के लिए की मांग की थी। लेकिन अब जो है, चूंकि मामला दिल्ली पुलिस में है, पीड़िता भी खुद बताया दिल्ली में ही बताया जा रहा है। ऐसे में अब जो है 18 तारीख को तय होगा कि रोहित गिरफ्तार होंगे या पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उनको छोड़ेगी। जी, तो आपको कुछ जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से कि रोहित क्या करने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से भी अगर कोई जानकारी आपको मिल पाई हो? देखिए, अभी तक सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि रोहित जोशी क्या करने वाले हैं। लेकिन कोई ना कोई विधिक उपचार वे ले रहे होंगे। उनके पिता जो हैं कानून जो विद हैं उनसे पूरा जो इस पूरे केस में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यदि माना जा रहा है कि यदि रोहित जोशी इस केस में पूछताछ के लिए तलब नहीं होते हैं, पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकते हैं, तो आगामी जो कदम दिल्ली पुलिस का होगा वो ये होगा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करके उसके बाद, क्योंकि एक कोर्ट जो उनकी संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा उनको जो है फरार घोषित करवा सकती है, उनके ऊपर इनाम घोषित कर सकती है। चूंकि काफ़ी गंभीर धाराएं हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस इनाम भी घोषित कर सकती है, मकान कुर्क करने की, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। साथ में और भी कई जो उपचार हैं, कई जो एक्शन है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में ले सकती है। फिलहाल अभी तक तय नहीं है कि रोहित जोशी इस पूरे घटनाक्रम में इस पूछताछ के लिए खुद पेश होंगे या नहीं होंगे। जी, तो विष्णु, अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो अभी की स्थिति में यही लग रहा है, जो नोटिस अभी आपने दिखाया कि चस्पा किया गया है, उसके बाद रोहित जोशी के पास विकल्प एकमात्र ये बचता है कि वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने आए। जी बिल्कुल, रोहित, हम साफ कर रहे हैं कि रोहित के पास दो ही विकल्प हैं, या तो कोर्ट जाएं या फिर पूछताछ के लिए पेश हों। तो रोहित जोशी मुझे लगता है कि पूछताछ के लिए पेश जरूर होंगे, लेकिन उनके साथ जब भी वो जाएंगे दिल्ली, तो उनके साथ काफ़ी लोग जो हैं, कानूनविद हैं, वो उनके साथ में रहेंगे और प्रयास यही होगा कि पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उनको छोड़ दे। लेकिन यह है जो लोग लगता है कि दिल्ली पुलिस उनको पूछताछ के बाद कोई रिलीफ नहीं देगी, पूछताछ के बाद ही रोहित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे में डर यही है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की तलवार जो है वो फिलहाल रोहित जोशी के ऊपर लटकती हुई दिख रही है। देखना अहम होगा कि अब रोहित जोशी क्या करते हैं। इंतजार अब 18 तारीख का भी करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में बड़ी खबर यह है कि बीजेपी का एसडीएम कार्यालय के सामने धरना शुरू हो गया है। जयपाल का शव नावा पहुंचने के बाद धरना शुरू हुआ है। बीजेपी ने बाजार बंद करवाए। सीआर चौधरी नामा बीजेपी कार्यकर्ता जयपाल पूनिया हत्या मामले में आपको बता दें कि बीजेपी ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। पूनिया के शव को नावा लाया गया, जिसके बाद यह धरना शुरू हुआ। साथ ही बीजेपी ने बाजार बंद करवा दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, आरएलपी से खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री हरीश कुमावत, पूर्व नामा विधायक विजय चौधरी धरने पर बैठे हैं। मामले में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी सहित 8 लोगों पर हत्या, रेकी करने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर नामजद मामला भी दर्ज करवाया गया है और धरने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने पहले बाजार बंद करवाया, फिर धरने पर बैठ गई है बीजेपी। और आप देखें तो भारी संख्या में जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। आरएलपी के भी विधायक यहां पहुंचे हैं और आरएलपी के विधायक भी धरने पर बैठे हैं। मृतक जयपाल पूनिया की पत्नी ने केस दर्ज करवाया है।
आपको बता दें कि एक कार में सवार होकर 5 से 6 की संख्या में बदमाश आए। उन्होंने फायरिंग की, जिसमें जयपाल पूनिया को 2 गोली लगी। इलाज के लिए नागौर से जयपुर लाया जा रहा था। इसी दौरान जयपाल पूनिया की मौत हो गई। अब इस मामले में बयानबाजी भी खूब हो रही है और एक तरीके से कहें तो सियासी एंगल भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो नावा से विधायक हैं, उप मुख्य सचेतक हैं। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, फिलहाल धरना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। अनिल जी बरोबर जाहिर से आप प्रत्याशी रहे थे। बिल्कुल, देखिए धरना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। नवा जो कि नमक की नगरी कही जाती है, वहां पर कल एक हत्या हुई दिन दहाड़े। नमक व्यवसायी भी वो था, बीजेपी कार्यकर्ता भी उसे मानते थे लोग, और साथ ही हिस्ट्री सीट भी उनकी जो खुली हुई थी। जयपाल पूनिया की हत्या हुई। हत्या के अंदर स्थानीय विधायक और जो उप मुख्य सचेतक उनका नाम आने के बाद मामले में राजनीति को उबाल हुआ, और यही वजह है कि अब बीजेपी ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। एसडीएम कार्यालय के बाहर ये धरना दिया जा रहा है। उससे पहले एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये जयपुर नावा हाईवे है, इसी के ऊपर हत्या हुई थी। यहाँ से 200 मीटर दूर जो चौराया है, वहाँ पे दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन कोई आरोपी अभी तक हाथ नहीं लगा। देर रात तक जब मामला बढ़ने लगा, राजनीतिक रूप लेने लगा, उसके बाद में उप मुख्य सचेतक जो हैं और नावा विधायक महेंद्र चौधरी, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, उनके साले के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। टोटल 8 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। कल रात को बॉडी जयपुर के निजी अस्पताल में रखवाई गई थी, और उसके बाद में आज सुबह जब सब यहाँ पे लाया गया तो बीजेपी ने बंद का ऐलान कर दिया। नावा जो पूरा शहर है उसको बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही आसपास के जो गांव है वहाँ भी बंद का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर जो मौके पर लोग आए हुए हैं, अगर बात करें तो सीआर चौधरी जो कि पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नारायण बेनीवाल जो कि खिंसा विधायक हैं, उनको यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो आरएलपी के तीनों विधायक हैं, जो पुखराज गर्ग हैं, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये मांग की जा रही है कि जो हत्या की गई है उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जिनके खिलाफ नामजद किया गया है उन सबको जो है जिनको नामजद यहाँ पे किया गया उन सबके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए, और तभी शव का जो है अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा। संस्कार यहाँ पर शव का किया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी का धरना एसडीएम कार्यालय के बाहर लगातार यहाँ पे शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आपको पीपी चौधरी दिखाई दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ पूर्व सांसद थे और मंत्री थे। मुझे लग रहा है इन 3 सालों के अंदर मोदी सरकार थी, उसमें पहले इन पर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। पुखराज गर्ग जो कि खींसा से विधायक तो इस तरह का तो अब एक चीज, धरने पर तो ये सभी बैठ गए हैं। अब अंतिम संस्कार को लेकर के कोई जानकारी कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, या प्रशासन के साथ वार्ता को लेकर के कोई जानकारी की वार्ता कब होगी, क्या संभावनाएं उसकी दिख रही हैं? पाड़े के गुंडे भेजकर उसका मर्डर करा दें। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई भी वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जो आपको पता होगा वो कल यहाँ से नागौर जिला लोकल कानून व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। चर्चा भी सुनी जा रही है कि कलेक्टर यहाँ पहुंचे, अपराध की कड़ी में ऐसा कोई अपराध नहीं बचा जो नागौर जिले में नहीं हो रहा है कि किसी भी हालत में को नहीं उठाया जाएगा जब तक कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाता है और साथ ही उनके मांग को पूरा नहीं कर दिया जाता है। तो ऐसे में मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति चरम पर जबरदस्त राजनीति होने वाली, क्योंकि लोगों ने साफ क्योंकि अगर ये जनता के हित की सरकार होती मांगे नहीं मानी जाएगी तो तब तक जो है ऐसी व्यवस्था नहीं उठाया जाएगा। कुछ लोगों से हम लोग बात करने की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से पूरी टीम आप लोगों के साथ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जब तक और बाकी और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, कैसे जो है वो शव को कब तक यहाँ पे रखा जाएगा, कब तक यहाँ पर शव को नहीं उठाया जाएगा, कब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ जो लोग हैं नारायण बेनीवाल, उनसे बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह से जो है ये मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है।
आप आवाज नारायण जी, उठाओगे, कब तो अंतिम हमारे संस्कार आदमी किया जाएगा? शव रखा हुआ है, क्यों आप लोग धरने बैठे हैं? अगर थाने में देखिए, जो पता संघर्ष चला समिति जो तय करेगी मतलब उसके अनुसार ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी एक बार सारी सर्वसम्मति से निर्णय हो जाए कमेटी का, और कमेटी जैसा करेगी, जैसा परिजन चाहेंगे, उसमें आरएलपी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी। और जयपाल जी पूनिया के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मांग आप लोगों की क्या क्या है, किस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? चलिए ठीक है सचिन, तो धरने पर बैठे हैं और चलिए इस बीच आपको सुनाते हैं इसी मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। नमक व्यवसायी जयपाल पूनिया की हत्या विधायक और उप सचेतक महेंद्र चौधरी के इशारे पर की। महेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। महेंद्र चौधरी के भाई से जयपाल पूनिया का 2.5 साल से झगड़ा चल रहा था। उसके बाद कई मुकदमों में जयपाल पूनिया को झूठा फंसाया। मेरे पास जयपाल कई बार फरियाद लेके भी आया था। मैंने प्रयास भी किया कि इसको तंग नहीं किया जाए, लेकिन सरकार के अंदर चूंकि महेंद्र समानांतर सरकार चला रहा, मुख्यमंत्री का बहुत नजदीकी है, इसलिए झूठे मुकदमों में जेल में डाल के हिस्ट्री शीट भी खोली और सरेआम कल जो हत्या कराई है, इसके अंदर इस पूरे परिवार की भूमिका है। जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इस केस से पर्दा नहीं खुलेगी। मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच हो। और अभी आप देखिए कि महेश जोशी का मामला होता है, दूसरे मामलों किस तरह कांग्रेस भाजपा का मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अंतिम समय तक परिजनों के साथ है। परिजन जैसा चाहेंगे हम उनको न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे इसके अंदर। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपने की वकालत की है। उदयपुर में चिंतन शिविर में भाग लेने आए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी आगे आए। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी ने 2 वर्ष से पद स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। उन्होंने राजस्थान सरकार से हिंदू हित की रक्षा करने की अपील की। उनसे बात करते हैं। सर, चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिसपे अंतिम मुहर लगने वाली है। आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव दिए गए थे सर? कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो ये मानता है कि कांग्रेस की लीडरशिप का विषय क्लियर होना चाहिए, और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने। और क्योंकि राहुल जी ने 2 साल से इस पद को स्वीकारा नहीं है, तो फिर देश के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के और देश की जनता भी ये चाहती है कि अगर राहुल जी इस पद को अभी भी नहीं स्वीकारते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथ में देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, हिंदू धर्मगुरुओं से हिंदू शब्द से चिढ़ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार से ये चाहूंगा कि वो राजस्थान में हिंदू हितों की रक्षा करें। वीडियो सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जिलों से हादसे की खबरें सामने आई। पहली तस्वीर राजसमंद की है, जहां ट्रेलर और बस में भिड़ंत हो गई और 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अलवर से भी हादसे की खबर आई, ट्रक और टेम्पो की टक्कर हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर अजमेर की है, यहां ट्रेलर और बस में भिड़ंत हो गई। और आखिरी जो तस्वीर है वो पाली की है, जहां ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। वहीं इनके अलावा सिरोही में भी एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। शाहपुरा में भी एक सड़क हादसा सामने आया। करौली में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो अलग अलग जगहों पर हादसे हुए जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिरोही में बेकाबू ट्रोले और कार में टक्कर हो गई, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। करौली में बेकाबू बस पलट गई जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शाहपुरा में बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई, कार सवार युवक की मौत हो गई।
और बड़ी खबर आपको बता दें, सिरोही में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा शिवगंज के नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को शिवगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर राजसमंद के चारभुजा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। ओवरटेक के प्रयास में ट्रेलर से निजी बस जा टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरके हॉस्पिटल राजसमंद इलाज के लिए भिजवाए और जो मृतक 4 जो व्यक्ति थे, एक बच्चा और 3 आदमी, उनकी डेड बॉडियों को आरके हॉस्पिटल राजसमंद पहुंचाई। घायलों का इलाज कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं आपको बड़ी खबर ये बता दें, राजसमंद के चारभुजा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इसके अलावा लपटों की विनाश लीला भी दिखाते हैं। श्रीगंगानगर की सब्जी मंडी में भीषण आग लगी है। आसमान में धुएं का गुबार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें सामने आई। आग से प्लास्टिक के सैकड़ों कैरेट जलकर खाक हो गए। कचरा जलाने के दौरान आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।